की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, बट दूसरी कौन भैया? ना HDFC है, ना TCS है, ना है SBI। सेकंड नंबर पे आती है जियो की कॉम्पिटिटर भारती एयरटेल। और एयरटेल कितनी बड़ी है आपको आज आंकड़ों में समझाता हूँ। आज के डेट में भारत में सिर्फ 3 कंपनियां हैं जिनकी वैल्यूएशन 10 लाख करोड़ से ज्यादा है, और उसमें आती है भारती एयरटेल विद वैल्यूएशन ऑफ 12.5 लाख करोड़। एयरटेल साल का 30,000 करोड़ प्रॉफिट कमाती है, यानी 80 करोड़ पर डे से भी ज्यादा। इसके अलावा एयरटेल की एक कंपनी अफ्रीका में भी है जो साल का 7,700 करोड़ कमाती है, और वो 12.5 लाख करोड़ से अलग है। इसके अलावा एयरटेल मनी का 1 लाख करोड़ का IPO अभी आ रहा है लंदन में इसी साल। इसके अलावा एयरटेल पेमेंट बैंक की 27,000 करोड़ की वैल्यूएशन अलग से है। इसके अलावा इनकी एक कंपनी है इंडस टावर, जो टावर का काम करती है, उसकी वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ है। और ये सब शुरू किया सुनील भारती मित्तल ने जीरो से, बिना किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस के। इनको टेलीकॉम का टर्न ही पता था। ये सब भी उन्होंने तब किया जब रिलायंस ने एक बार नहीं 2 बार इन पे ब्रूटल अटैक किया। 2017 में जियो ने क्या किया सब जानते ही हैं। उससे पहले 2003 में रिलायंस कम्युनिकेशन ने भी ऐसा ही कुछ किया था, तब भी मुकेश अंबानी थे, और दोनों बार उनके वार से बच के आज ये खड़े हैं। एक टाइम पे इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में 12 से 14 बड़े बड़े प्लेयर थे, आज रह गए 3.25। अरे 3.25 नहीं समझे? अरे एक जियो, एक एयरटेल, आधा BSNL और 0.25 VI, सब खत्म हो गए, बस एयरटेल बना रहा। और एयरटेल बना कैसे रहा? आज की रेट में जियो से ज्यादा प्रॉफिट करता है, जियो से ज्यादा पर यूजर कमाता है। कैसे सुनील भारती मित्तल, जो कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं और पिताजी से मात्र 20,000 रुपए लेके बिजनेस चालू किया था, उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बना लिया? कैसे रिलायंस के 2 बार अटैक से खुद बचे? कैसे इस भीषण आंधी में जो बड़े बड़े प्लेयर इंक्लूडिंग टाटा ग्रुप तक चला गया और ये खड़े रहे? ऐसा क्या किया? कैसे इन्होंने टावर का नेटवर्क खड़ा किया? कैसे इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया? कैसे इन्होंने लाइसेंस जुगाड़ा? कैसे टीम बनाई? कैसे मार्केटिंग की? कैसे AR रहमान को लेके आए? ये सब बताएगा रे आपका भाई राहुल। अगर आप जेनजी हो तो आपको मैं उस जमाने में ले चलूंगा जब मिस कॉल का चलन था, जब इनकमिंग के पैसे लगते थे। और अगर आप मिलेनियल या उससे पुराने वाले जेनेक्स के हो तो आपको वो दिन याद आ जाएंगे जब STD की बार लाइन में खड़े होकर कॉल करते थे। ले चलते हैं आपको यादों की बारात में, और जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1, ये स्टार्ट कैसे हुआ और टेलीकॉम से पहले क्या था। कहानी की शुरुआत होती है लुधियाना से। सुनील मित्तल के पिताजी थे सत्यपाल मित्तल, और वो पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव थे। पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे और डिप्यूटी मिनिस्टर भी रहे हुए हैं, और 1976 में वो राज्यसभा से MP बन गए थे। अब जब फैमिली पॉलिटिक्स में एक्टिव हो और पिताजी MP हो सिटिंग, तो बच्चों को क्या करना चाहिए? आंसर है मजे। लेकिन सुनील भारती मित्तल बोले नहीं भैया, पापा मेरे को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं करूंगा धंधा, आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए, मैं खुद का व्यापार करूंगा। 20,000 रुपए पिताजी से उधार लेके जो साइकिल के पार्ट होते हैं उसकी फैक्ट्री लगाई। उस समय लुधियाना ऑटो पार्ट्स का हब था। जितनी भी ऑटो पार्ट की बड़ी कंपनियां ना, हीरो साइकिल, एटलस साइकिल, A1 साइकिल, साहब लुधियाना से। इसके बाद ऑटो पार्ट्स का काम अच्छा चला, फिर टेक्सटाइल का चालू कर दिया। टेक्सटाइल का काम अच्छा चला, फिर स्टील का चालू कर दिया। लुधियाना से ट्रक भर के स्टील का मुंबई लाके बेचते थे। उस समय पावर कट बहुत होते थे, तो इन्होंने सोचा एक काम करते, जनरेटर इंपोर्ट करते हैं और यहाँ बेचेंगे। तो सुजुकी से जनरेटर लिए, यहाँ पे इंपोर्ट किए, बहुत पैसा कमाया। पर 2 साल के बाद गवर्नमेंट ने वो इंपोर्ट ही बंद कर दिया, तो ये धंधा भी बंद हो गया। पर अगर आप गौर से देखो, ये बंदा हर समय समय पे कोई ना कोई नया धंधे में घुस ही जाता था। और यहाँ से निकल के आता है बिजनेस और मैनेजमेंट का लेसन नंबर 1, कि एक प्रोडक्ट पे, एक एरिया पे, एक बिजनेस पे ज्यादा देर नहीं टिकने का। सोचो लुधियाना में अटक जाते तो दिल्ली मुंबई नहीं आते, तो ये सारा तामझाम कैसे होता। तो मैं जो भी हमारी क्लासेस होती है और जो बूट कैंप में पर्सनल कंसल्टिंग सेशन लेते हैं, हर आदमी को एक ही बात बताता हूँ कि भैया थोड़ा बिजनेस को एक्सपेंड करो, थोड़ा एरिया बढ़ाओ, थोड़ा प्रोडक्ट बढ़ाओ, और दिक्कत हो तो भाई से पूछो। अब चलते हैं चैप्टर 2, टेलीकॉम में एंट्री कैसे हुई। मैंने कहा ना, बंदे को भाई साहब घूमने का शौक था, नए नए धंधे करने का शौक था। तो ताइवान पहुंच गए एक एग्जीबिशन में, और वहां पे इन्होंने देखे पुश बटन फोन, की फोन जिसमें बटन दबा के नंबर डायल होता है। अब सारे जेंजी बोलेंगे कि अरे भाई साहब फोन में तो बटन दबाएंगे ही ना। भैया पहले नहीं दबते थे, पहले रोटरी फोन आते थे जिसमें वो गोल गोल 9 घुमाओ, 8 घुमाओ, 7 घुमाओ। एडिटर साहब एक वीडियो लगा के दिखा देना, पुराने लोग तो समझ गए होंगे। सुनील मित्तल ने सोचा भैया सब जगह रोटरी फोन चल रहा है, अगर मैं पुश बटन फोन लाऊंगा तो मजा आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? इंपोर्ट कर नहीं सकते थे, बैन था। लेकिन आंधी तूफान हवा के झोंके किसी बढ़िया को व्यापार करने से रोके। उन्होंने कहा ताइवान में चीज खरीदने का, पूरे फोन को डिसमेंटल कर देने का, फिर इंडिया लाके आने का पार्ट और यहाँ पे असेंबल कर देने का। ऐसे करके इन्होंने यहाँ पे पुश बटन फोन लॉन्च किया। पहले खुद का ब्रांड था, फिर बाद में जर्मन एक कंपनी थी सिमंस, उसके साथ
टाई अप किया और फोन का नाम रखा बीटल। और अगर आप इस समय वीडियो देखते देखते अपने किसी फोन को, ऑफिस घर के किसी भी फोन को देखो, शायद बीटल लिखा होगा, और नहीं लिखा होगा तो बचपन की यादों के गलियारे में एक फोन तो होगा ही होगा। और धीरे धीरे करते करते वो पुश बटन के चलते इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर्स में से एक हो गए। याद करना लेसन नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन करते रहो, न जाने अगली चीज तुम्हें कहां पहुंचा देगी। और इसके बाद अगली चीज तो और खतरनाक आई। 1992 में सरकार ने डिसाइड किया कि यार ये जो BSNL MTNL दो ही कंपनियां थी, फोन दे रही थी, इन्होंने कहा इस सेक्टर को प्राइवेटाइज करो। अब आते हैं चैप्टर 3 टेलीकॉम लाइसेंस पे। 1992 तक सारी चीजें सरकारी करती थी, BSNL MTNL बस यही सब काम कर रहे थे। अब इकोनॉमी खुली तो इस सेक्टर को प्राइवेट करने की सोची और गवर्नमेंट ने पेपर में ऐड दिया कि हम टेलीकॉम के लाइसेंस बांट रहे हैं। उस समय गोवा में थे, उन्होंने ऐड देखा, ऐड देखते ही अपने भाइयों के पास गए फैक्ट्री में और बोला, दोनों भाइयों एक बात सुन लो, मैं जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ ये मत पूछना, मैं कब तक आऊंगा ये मत पूछना, और खाते से कुछ पैसे निकलते रहे तो वो भी मत पूछना कहाँ जा रहे हैं, बस मैं जा रहा हूँ। और ऐसा कह के निकल गए और ये पहुंच गए सीधा लंदन और 60 दिन लंदन में बैठे रहे। और इन्होंने एक्सपर्ट हायर किए टेलीकॉम के कि भैया तुम मुझे टावर के बारे में सिखाओ, तुम मुझे इसके बारे में सिखाओ, तुम मुझे उसके बारे में सिखाओ। और पूरा खुद की लर्निंग पे इन्होंने एक्सपर्ट से 60 दिन टेलीकॉम सेक्टर को सीखा। और उस समय 1992-3 की बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए खर्च किया खुद की नॉलेज पे। उनके टोटल प्रॉफिट का 20% था। मैं कहता हूँ आज 2026 में भी कोई व्यक्ति अपने प्रॉफिट का 20% एक अनजान चीज पे खर्च कर देगा क्या? मैं आपको बोलूंगा AI के सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, अपने प्रॉफिट का 20% निकालो, आ जाओ AI के बारे में सीखते हैं। कर दोगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। उन्होंने 92 में किया था और वो 1 करोड़ के बदले आज 15 लाख करोड़ का एम्पायर खड़ा है। इसलिए यहां से निकल के आता है लेसन नंबर 2, जितना भी पैसा अपने नॉलेज में खर्च करोगे, लर्निंग में खर्च करोगे, खुद के डेवलपमेंट में खर्च करोगे, वो इतनी रिटर्न देगा सोच नहीं पाओगे। इनकी रिटर्न कितनी है? 15 लाख गुना। अब आते हैं फाइनली ये इंडिया पहुंचे। उस समय गवर्नमेंट ने 4 जो मेट्रो शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, यहाँ पे 4 सर्किल में 2-2 प्लेयर को लाइसेंस दिया। तो इनको दिल्ली में लाइसेंस मिल गया और इनके अलावा वहां पे एक कंपटीशन और था। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4, फंडिंग। पैसा कहां से आया? अब बोले पिताजी MP थे ना, दे दिया होगा। 92 में पिताजी का MP का सफर रिटायर हो गया था और ये सेक्टर अब कॉम्प्लिकेटेड हो गया। यहाँ नेतागिरी अब नहीं लगेगी, यहाँ दिमाग और पैसा लगेगा। उस समय 94 में जब भाई साहब पहली बार फोन लॉन्च हुए, मोबाइल फोन लॉन्च हुए, तो उस समय एक फोन आता था 80,000 रुपए का। आपको भाव से बताऊं, उस समय जो सोने का भाव था उससे कैलकुलेट करें तो उस समय 18 तोला सोना आता था 80,000 में। आज के भाव से कैलकुलेट करें तो 13 लाख रुपए का भाव है। 13 लाख रुपए का फोन हो गया। और सुनो, सिर्फ फोन लेना ही बड़ी बात नहीं है। फोन तो ले लिया आपने, कॉलिंग की रेट 16 रुपए पर मिनट आउटगोइंग और 9 रुपए पर मिनट इनकमिंग। और हाँ जेनजी लोगों, इनकमिंग के भी पैसे लगते थे। तो आप सोचोगे इतना महंगा फोन कौन लेगा? 80,000 रुपए का फोन, 16 रुपए की आउटगोइंग, 9 रुपए की इनकमिंग। सरकार ने भी यही सोचा था, प्राइवेट प्लेयर ने भी यही सोचा था। 36,000 एप्लीकेशन आ गई, लोग बाग कैश ले लेके पहुंच गए। तब गवर्नमेंट को लगा अरे भैया तो खतरनाक डिमांड है, ये तो 4 सर्किल में इतना धूमधाम मच गए। तब गवर्नमेंट ने 18 सर्किल में और लाइसेंस बांटे और टोटल 34 कंपनियों ने लाइसेंस लिया। और उस समय लाइसेंस बिडिंग लेवल पे होता था, यानी तुम बिड करो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। तो इतने कंपटीशन के चक्कर में बहुत महंगे महंगे लाइसेंस बिके। सुनील मित्तल जी लंदन में 60 दिन सीख के आए थे। उन्होंने कहा भाई टेलीकॉम का एक ही धंधा है, लाइसेंस जिसके पास है वही राजा है। तो जब जितने लाइसेंस खुले उतने लाइसेंस अपने को अप्लाई करने, पैसे जितने लगेंगे दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाइसेंस अपने हाथ पे होना चाहिए। 2000 तक आते आते उन्हें टोटल 15 सर्किल के अंदर उनको लाइसेंस मिल गया था और देश का 92% एरिया उनकी कवरेज में आ गया था। अब एक सवाल है राहुल जी, इतना पैसा बट रहा था, कहां से आया इनके पास पैसा? इनके पास पैसा यहां से आया, जब पहली बार उन्होंने 94 में लाइसेंस लिया था, इनको समझ में आ गया भैया बहुत पैसा लगने वाला है, बहुत पैसा आने वाला है। इन्होंने एक CFO उसी समय हायर कर लिया था, उसका नाम था अखिल गुप्ता। और अखिल गुप्ता इतने इन्फ्लुएंशियल थे एयरटेल में कि सुनील मित्तल ने इनको कई बार कहा है कि हम 3 भाई हैं पर अखिल गुप्ता हमारा चौथा भाई है। और अखिल गुप्ता ने एक चीज बड़ी प्लान की, बुक्स को बड़े तरीके से मेंटेन रखा, इन्वेस्टर से बात करते रहे और समय समय पे एयरटेल में बहुत सारे इन्वेस्टर आए। और कौन कौन इन्वेस्टर आए ध्यान से सुनना, मजा आएगा। सिंगापुर की टेलीकॉम कंपनी है सिंगटेल, उसने एयरटेल में इन्वेस्ट किया। ब्रिटिश की टेलीकॉम कंपनी है ब्रिटिश टेलीकॉम, उन्होंने एयरटेल में इन्वेस्ट किया। इटली की टेलीकॉम कंपनी है टेलीकॉम इटालिया, उसने इसमें इन्वेस्ट किया। ये तीनों कंपनियां अपने अपने देश में टेलीकॉम नेटवर्क चलाती है, इन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया। इसका मतलब समझ रहे हो, इनके इन्वेस्टमेंट में सिर्फ पैसा ही नहीं आया, इनकी तरफ से हेल्प भी आई, गाइडेंस भी आया, सपोर्ट भी आया, वेंडर भी आया।
मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई थी। सुनील भारती मित्तल का अगर आप इतिहास देखोगे, ये फॉरेन कोलेबोरेशन के बहुत फेवर में है। जनरेटर कहाँ से लाते थे? सुजुकी से। फोन का जुगाड़ कहाँ से बैठाया? सीमेंस जर्मनी से। तो ये हमेशा कहते थे यार फॉरेन कोलेबोरेटर को लेने से एक तो भारत में इज्जत बहुत मिलती है कि फॉरेन की कंपनी है, दूसरा सपोर्ट बहुत मिलता है। और इन्होंने कई बार कहा कि यार मैं इसलिए करता हूँ कि मान लो मुझे कोई चीज़ में प्रॉब्लम आ गई, एक फ़ोन करूँगा, प्लेन भर के लोग आएंगे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने। और ऐसा हुआ है। कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, इन्होंने फ़ोन किया ब्रिटिश टेलीकॉम, दिक्कत है भाई, वहाँ से प्लेन भर के 10 लोग आए, वो प्रॉब्लम सॉल्व करके चले गए। तो इनको सपोर्ट मिला, नॉलेज का, पैसे का, और ये सारी चीज़ संभव हुई क्योंकि इनके पास एक अच्छा CFO था और फाइनेंस मैनेजमेंट प्रॉपर था। और 2002 में ये IPO लेके आए, 834 करोड़ रुपए रेस किए, 8,340 करोड़ की वैल्यूएशन पे। उस समय आपने 2002 में एयरटेल के IPO में अगर 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज 1.5 करोड़ रुपए तो सूखे सूखे हैं। अब बीच में बाकी बोनस, प्लेट, डिविडेंड वो सब अलग है। तो यहाँ पे आता है हमारा तीसरा लेसन। सभी MSME बिजनेसमैन जितने यहाँ सुन रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन भाई साहब, अपनी बुक्स अच्छी रखा करो। ये प्रोप्राइटर के चक्कर में, पार्टनरशिप के चक्कर में मत पड़ो। प्राइवेट लिमिटेड इज द वे। टैक्सेशन के लिए कंसल्टेंट अच्छा रखो, ये कच्चे पक्के के चक्कर में मत पड़ो। बुक्स अच्छी करो, IPO की तैयारी करो, और हेल्प चाहिए तो आपके भाई को फोन करो। हम हमारे बूट कैंप में जिन बंदों को हैंड होल्ड कंसल्टिंग करते हैं, हम उनकी कंसल्टिंग भी करते हैं, उनकी टीम भी रेडी करते हैं, उनको IPO के लिए तैयार भी करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो बूट कैंप क्या है, राहुल जी बार बार बूट कैंप बोलते हैं, बूट कैंप करते हैं सर। बूट कैंप में मैं पर्सनल कंसल्टेंट देता हूँ, एम्प्लॉय को ट्रेन करता हूँ, आपके साथ बैठ के स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स करता हूँ, आपको टीम अलाइन करने में मदद करता हूँ। अगर इसके बारे में और जानना चाहते हो तो नीचे एक VSL का लिंक है, क्लिक करके मेरे कंसल्टेंट से मीटिंग बुक कर लेना। अब आते हैं अगले चैप्टर पे। पैसा हाथ में आ गया, यस। लाइसेंस मिल गया, यस। अब क्या करें? नेटवर्क का जाल बिछाओ, वो भी कोई छोटी मोटी बात नहीं। भाई साहब सोचो सही, ये कौन है? यान का काम करने वाला, ऑटो कंपोनेंट बनाने वाला, टेलीफोन के डब्बे बेचने वाला, नेटवर्क कैसे बिछाएगा? और बिछाया भाई साहब। देखो एक कंपनी है, आपने नाम सुना होगा, एरिक्सन करके कंपनी है। आपने सोनी एरिक्सन के साथ उसका नाम कभी शायद सुना होगा। एरिक्सन क्या करती है, जो टावर लगाने के जो इक्विपमेंट होते हैं, बॉक्स होते हैं, टावर होते हैं, वो सारी चीज़ें एरिक्सन देती है। एरिक्सन एक तरह का वेंडर है, उसका काम है टेलीकॉम कंपनियों को ये इक्विपमेंट देना। अब मुझे बताओ, कोई भी वेंडर है तो क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टावर ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्स ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ले लो ताकि मेरा मोटा सा बिल बन जाए। यही चाहते हैं। एयरटेल की तरफ से सुनील मित्तल, अखिल गुप्ता जी मीटिंग के लिए गए और बोले देखो जी ऐसा है एरिक्सन भैया, पैसा नहीं है हमारे पास, पैसा है ही नहीं, हमें चीज़ें तो चाहिए, लाइसेंस भी है, बनाएंगे भी, पैसा नहीं है, क्या करें? तो एरिक्सन ने कहा भाई कुछ तो करो। अब एरिक्सन ऐसा थोड़ी है उसके पास पूरी दुनिया पड़ी है, वो इंडिया में टेलीकॉम कंपनियां 10 है, उन्हीं को तो बेचेगा, 11वां तो उसके पास क्लाइंट ही नहीं है। तो ये कह रहा भैया नहीं है पैसा, क्या करें? तो बोले कुछ रास्ता निकालो भाई साहब। तो इन दोनों ने कहा कि देखो जी ऐसा है, 15% तो आप हमसे पहले ले लो, बाकी तो हमारे पास है नहीं। बाकी क्या है, आप हमारा पूरा नेटवर्क आप ही सेट करो, और जैसे जैसे हमारा कस्टमर यूज करेगा उस बेसिस पे हम आपको पैसे देंगे। आपका हमारा हिसाब यही नहीं कि कितने टावर लगे, कितने डब्बी लगे, कितने बॉक्स लगे, उसका हिसाब हम करेंगे ही नहीं। हम तो नेटवर्क के हिसाब से पैसा देंगे। तो अगर आप 4 टावर लगा के भी हमको सुविधा दोगे तो हम उतने पैसे दे देंगे, और अगर आपके 8 टावर लग के भी सुविधा नहीं आई तो हम तो नहीं देंगे। और एक इसमें प्रिंसिपल होता है, अर्लिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि इतने अर्लिंग के हिसाब से तुम्हारा काम होगा। तो भाई साहब कुल मिला के एरिक्सन इस बात पे राजी होगा कि ठीक है यार, एक प्लेयर काम करेगा तो बाकी सब भी कर लेंगे, और एयरटेल के साथ टेस्ट कर लेंगे, ये मॉडल सफल हो गया तो बाकी पूरे वर्ल्ड में भी अप्लाई कर लेंगे। इस आधार पर इस डील की इंटेलिजेंस समझना, आपका जो एक बार में इन्वेस्टमेंट लगता वो आपका लगा ही नहीं, मोटा इन्वेस्टमेंट जो कैपेक्स में वो हुआ ही नहीं। और सेकंड, क्योंकि अगले की जिम्मेदारी है कि नेटवर्क आए, यूजर्स, क्योंकि देखो अच्छा नेटवर्क आएगा तो यूजर्स बढ़ेगा, नेटवर्क कम आएगा तो कोई यूज़ नहीं करेगा, यूज़ नहीं आएगा तो उसके पैसे नहीं बनेंगे। तो सामने वाले ने नेटवर्क डिज़ाइन की जिम्मेदारी खुद ली, उसकी प्रॉब्लम वो खुद सॉल्व करता था। जब कम होते थे ज़्यादा टावर लगाता था, जब ज़्यादा थे उसको मैनेज करता था। तो ये रोज़मर्रा की हेडेक से भी फ्री और कैपेक्स से भी फ्री, और काम पूरा कौन कर रहा है? एरिक्सन। और ये कर रहे हैं, बोले हम तो मार्केटिंग करते हैं, मजे लेते हैं। यहाँ पे आता है आपका बिजनेस का अलग लेसन। जब आपके फेवर में कोई चीज़ नहीं हो तो हाथ अरे तो नहीं हो सकता, अरे बहाने मत मारा करो, प्लान करा करो, दिमाग करा करो, जुगाड़ क्या करो। एज ए इंडियन आपकी ताकत जुगाड़ है कि हमको काम करना है, मतलब करना है, ऐसे नहीं तो वैसे और वैसे नहीं तो वैसे करके रहेंगे। एक छोटा सा चैप्टर और दे देता हूँ टीम का। इसमें क्या है, एयरटेल में इन्होंने एक चीज़ की कि डिसीजन को सेंट्रलाइज कभी नहीं रखा कि हर चीज़ मुझसे पूछ के करो, नहीं, मेरे सामने करो, नहीं, मुझे बता के करो, नहीं। इन्होंने कहा देखो मैंने राइट दे दिए सर्कल में, सर्कल वाले जाने, सर्कल ने दे दिए सिटी में, सिटी वाले जाने, सिटी ने बैठ दिए एरिया में, एरिया वाले जाने। और इन्होंने नीचे लेवल तक डिसीजन मेकिंग दे दी कि तुमको जो डिसीजन लेना है ले लिया करो, तुमको एक छोटी छोटी चीज़ों की जिम्मेदारी दे दी है, तुम इसको प्रॉफिटेबल कर दोगे तुमको इंसेंटिव मिल जाएगा, तुम अच्छा काम करोगे तो प्रमोशन मिल जाएगा, नहीं करोगे तो टाटा बाय बाय भेज देंगे। तो हर आदमी, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन बनाना मेरिट बेस पे बन गया।
हर बंदे ने अपने अपने एरिया की जिम्मेदारी ले ली कि ये 4 टावर मेरे, ये 8 टावर मेरे। तो उस लेवल पे कोई कंप्लेन आती वही सुलटा देते, उस लेवल पे अच्छा रिजल्ट जनरेट होता तो उनको प्रॉफिट मिल जाता। तो मेरिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन पूरा बन गया। और इन्होंने कहा था यार एक रिवर्स मंडे सिंड्रोम होना चाहिए। मंडे के नाम से एम्प्लॉय को मौत आती है, अरे यार मंडे कौन जाएगा ऑफिस। इन्होंने कहा मंडे के नाम पे खुशी होनी चाहिए, बंदा ऐसा होना चाहिए कि यार मंडे आ गया। अगर ऐसा माहौल बना देंगे तो टीम अच्छा काम करेगी। और ये माहौल बना के चलते थे, इसलिए एयरटेल में इनके होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग टीम खड़ी रही। क्या आपके ऑफिस में रिवर्स मंडे सिंड्रोम है? मुझे बताइए। इसका लेसन बड़ा सिंपल है, आप टीम बनाओ, टीम बिजनेस बनाएगी। आप बिजनेस पे ध्यान मत दो, टीम पे ध्यान दो। अब आते हैं भाई साहब इस केस स्टडी के सबसे खतरनाक, सबसे घमासान चैप्टर पे, जिसका नाम है रिलायंस कम्युनिकेशन। आप सोच रहे होंगे कि एयरटेल के मजे ही मजे, लेकिन इन मजों के बीच में एक सजा इनका इंतजार कर रही थी। सजा का नाम था रिलायंस कम्युनिकेशन। आपको थोड़ी बहुत रिलायंस की पावर का अंदाजा कराता हूं कि रिलायंस सोचता कैसे और किसी इंडस्ट्री को कैसे डोमिनेट करता है। ध्यान से सुनना, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अंबानी की पावर देखनी है। मुकेश अंबानी जी ने 2003 में डिसाइड किया कि यार अपन भी टेलीकॉम सेक्टर में घुसेंगे। और क्या घुसे हैं भाई साहब, एक एक पॉइंट देखना उन्होंने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया। मजा नहीं आ जाए तो पैसे वापस। सबसे पहले मोटा भाई ने पहला कदम क्या उठाया, उस समय इंडिया के जितने भी प्लेयर थे जीएसएम टेक्नोलॉजी पे थे। जीएसएम का मतलब ये मेरा फोन है, इसके अंदर एयरटेल की सिम है, मैं चाहूं तो एयरटेल की सिम निकाल के वोडाफोन की डाल दूं, वोडाफोन की निकाल के जियो की डाल दूं। ये जीएसएम टेक्नोलॉजी है। ठीक, मोटा भाई उस समय लेके आया सीडीएमए टेक्नोलॉजी। सीडीएमए टेक्नोलॉजी बोलती है ये रिलायंस का फोन है, इसके अंदर सिम है ही नहीं, ये फोन ही सिम है, इसके अंदर कोई सिम है नहीं जो निकलेगी और दूसरी सिम तो जा नहीं सकती। तो अगर आपने फ़ोन खरीद लिया रिलायंस का तो इसमें ता जिंदगी रिलायंस ही रहेगा। तो रिलायंस का यूज़र कभी भी ज़िंदगी में किसी और नेटवर्क में नहीं जा सकता जब तक ये फ़ोन उसके पास है। तो पहली बात उन्होंने क्या कहा कि मेरा फ़ोन अगर किसी ने ले लिया, मेरा लाइफ टाइम कस्टमर है, नंबर 1। दूसरी चीज़ देखना, बड़ी स्मार्ट लिस्ट क्या करी उन्होंने। एयरटेल या बाकी सारी कंपनियां क्या करी थी, धीरे 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 करते 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 सारे सर्किल के लाइसेंस लिए थे। 10 साल लगे थे। रिलायंस कम्युनिकेशन ने पहले ही साल में सारे सर्किल के लाइसेंस लेके बैठ गया। दूसरी चीज, वो लाइसेंस इन लाइसेंस की तुलना में बहुत 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 सस्ते थे। कैसे? ध्यान से सुनना, ये चीज वो है जो गवर्नमेंट ने भी नहीं सोची, कंपटीशन ने भी सोची, बस मोटा भाई ने सोची। एक लाइसेंस होता है वायरलेस का, जो कि जितने भी फोन वाली कंपनियां हैं सबने वो वाला लिया था कि ठीक है हमारा जो यूजर है आज दिल्ली में बैठा है तो दिल्ली में इसके पास फोन है, ये मुंबई भी आ जाएगा तो फोन काम में ले सकता है, क्योंकि वायरलेस का लाइसेंस हमने ले रखा है दोनों सर्किल का। ठीक है, रिलायंस ने कहा मुझे वायरलेस वाला लाइसेंस मत दो, ये महंगा है, मैं सस्ता वाला लूंगा, बेसिक टेलीफोनी का लाइसेंस। यानी जो लाइसेंस होता है मानो लैंडलाइन वाला लाइसेंस, कि भाई मेरे को तो बस ज़्यादा एरिया नहीं फैला, मुझे तो बेसिक वाला दे दो। तो बेसिक वाला इससे सस्ता हो गया। लेकिन अब इसका नुकसान क्या है, मोटा भाई के पास दिल्ली तो है, मोटा भाई के पास मुंबई भी है, लेकिन दिल्ली में आपका मोबाइल चल रहा है, दिल्ली वाला मोबाइल लेके अगर मुंबई आ गया तो चलेगा नहीं, क्योंकि बोले भाई साहब वो वायरलेस थोड़ी, यहाँ वाले का यहीं चलेगा, यहाँ से बाहर नहीं चलेगा। ये प्रॉब्लम तो थी। तो मोटा भाई ने कहा रुको अभी। उस समय 2 बिलियन यानी आज के हिसाब से 20,000 करोड़ रुपए लगा के 20,000 किलोमीटर का फाइबर नेटवर्क बिछा दिया पूरे भारत में। कितना? 20,000 किलोमीटर का। जैसे दिल्ली से लाइन बिछा के मुंबई तक आ गई। अब वो कह रहे हैं मैंने दिल्ली में बंदा मेरा है, दिल्ली में मेरा फोन ले रहा है, वो जो मुंबई में भी आ गया तो भी उसका फोन चलेगा। क्या तुम्हारे लाइसेंस से नहीं, मैं तो इस लाइन से ले रहा हूं, तुम्हारा क्या ले रहा हूं। अब ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा, ना कंपटीशन ने सोचा ऐसा कुछ हो सकता है, ना सरकार ने सोचा ऐसा कुछ हो सकता है, भाई साहब ने तो कर दिया। तो सस्ते लाइसेंस मिल गए, पूरे भारत के मिल गए, और ऐसी टेक्नोलॉजी मिली कि इनका कस्टमर इनका कभी कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो फोन में है। लेकिन अब अगला सवाल आएगा, ये जो फोन है बंदे के हाथ में पहुंचाए कैसे। यहाँ पे आती है क्लासिक रिलायंस स्ट्रेटेजी। उस समय भाई साहब आउटगोइंग के रेट क्या थे पता है? 2 रुपए से लेके 4 रुपए तक आउटगोइंग लगती थी। कहाँ पे? लोकल में। अगर दूसरे स्टेट में करोगे तो और महंगी थी, और इनकमिंग के भी पैसे लगते थे। रिलायंस ने ऑफर लॉन्च किया कि ये मेरा फोन, आप 3,000 रुपए का वन टाइम पेमेंट करो और ये फोन ले जाओ, और ये फोन जो लेके जाएगा 3,000 रुपए में, उसको मिलेंगे 400 मिनट फ्री, हर महीने 400 मिनट फ्री। और सुनो, इनकमिंग कॉल फ्री। तो इनकमिंग के पैसे लगेंगे नहीं, और आउटगोइंग 400 मिनट तक फ्री है, बस महीने के 600 रुपए दे देना। उस समय ऐसा ऑफर कि इनकमिंग के पैसे ही नहीं लगेंगे और 400 मिनट फ्री कर लूंगा। भाई साहब एक हफ्ते में 10 लाख फोन बिक। और अगर आपको लग रहा है कि राहुल जी यार तो इतना सस्ता कर दिया, मोटा भाई ने कहा तुम नहीं मान रहे और चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा ये जो फोन है ना, मानसून हंगामा ऑफर है, 501 रुपए में ले जाओ, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो 501 में फोन ले जाओ, सिम ले जाओ, और 400 मिनट फ्री ले जाओ, और इनकमिंग भी फ्री कर लो।
आ गए मजे। अब इस ऑफर के सामने मुझे बताओ कौन सा कंपटीशन टिकेगा। ये जितनी भी कंपनियां थी बाकी सबको मजबूरी में इनकमिंग फ्री करनी पड़ी, और इनकमिंग से इनकी रेवेन्यू का अच्छा खासा पोर्शन 20-30% तो इनकमिंग से ही आता था, रातों रात स्वाहा। फिर इस स्कीम को, ये स्कीम अपने आप में वायरल स्कीम है, इसकी मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, तो दुनिया वैसे ही ले लेगी। लेकिन रिलायंस ने कहा रुको, उन्होंने 5000 टीवी स्लॉट बुक किए। आप सास बहू का सीरियल देखो या न्यूज देखो या स्पोर्ट्स देखो या कॉमेडी या मूवी, हर जगह रिलायंस का ऐड है कि रिलायंस कम्युनिकेशन का फोन ले जाओ। 70 से ज्यादा पब्लिकेशन इंडिया लेवल के, रीजनल, मराठी, बंगाली सब हायर कर लिया, सारे क्रिकेटर लिया है, सारे बॉलीवुड वाले लिया है। सहवाग की माँ का फोन भी इसी फोन पे आया था, याद है। तो धीरे धीरे करते करते भाई साहब इस एक प्लेयर ने पूरा बाजार अपनी तरफ कर लिया। अब आते हैं चैप्टर 9 पे, तो फाइट बैक, कैसे लड़ाई करी। सुनील भारती मित्तल ने अपनी पूरी टीम को आगरा ले गए, पूरी टीम बैठी, प्लान किया और खुद दिमाग दौड़ाया कि भैया रिलायंस को कैसे हराए, कैसे हराए, कैसे हराए। और वहां से बाहर आके सुनील मित्तल जी ने कहा रिलायंस को अब की बार बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन नहीं दे सकते, रिलायंस का हम कुछ नहीं कर सकते, और ज्यादा 3-5 करेंगे तो निमट उड़ जाएंगे। तो इस समय चुप रहो, मुंडी नीचे करो और इनके रास्ते में मत आओ। दिस इज द प्लान। क्या कर सकते थे रिलायंस का, क्या कर सकते थे। रिलायंस ने 501 में फोन दिया, एयरटेल क्या करती 401 में, देखी पुड़िया तुल जाती, 3 महीने में कंपनी बनती। रिलायंस ने 400 मिनट फ्री दी, ये 500 मिनट फ्री दे देता है, पुड़िया तुल जाती। रिलायंस ने 5000 स्लॉट लिए, ये 6000 ले सकते थे क्या। तो उन्होंने कहा भैया जहां जहां रिलायंस का ध्यान है वहां से हट जाओ। उस समय क्या था, मेट्रो शहरों में थे और प्रीमियम काम करते थे और अच्छा पैसा, अच्छा मार्जिन कमाते थे। अब इन्होंने कहा भैया इन सभी शहरों पे तो रिलायंस की नजर आ गई, यहाँ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, जो बचा है वो ठीक है, जो नहीं बचा आप क्या करते हैं, गाँव में चलते हैं, टियर 2 चलते हैं, टियर 3 चलते हैं और प्रीमियम को छोड़ के मास में आ जाते हैं। उस समय हच ने एक सिम लॉन्च की थी प्रीपेड, कि आप एक सिम ले सके और अपनी मर्जी के हिसाब से रिचार्ज कराओ, और जब रिचार्ज नहीं कराओगे तो वो सिम सुनने के काम आएगी। एक लर्निंग यहाँ से ले लेना, मैं हमेशा अपनी सेल्स की और कंपटीशन की क्लास में सबको बताता हूँ कि भैया आपका कंपटीशन जहाँ मजबूत हो वहाँ अटैक नहीं करना, जहाँ कंपटीशन मजबूत है वहाँ पे हाथ जोड़ के दूर हो जाओ, जहाँ वो कमजोर है वहाँ आप चले जाओ, जहाँ उसका ध्यान नहीं है वहाँ आप चले जाओ। अब आते हैं एकदम लास्ट चैप्टर पे, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैंने कहा था इंडस टावर 1 लाख करोड़ की कंपनी, वो कैसे बनी, ध्यान से सुनो। देखो एक चीज याद रखना, टेलीकॉम के बिजनेस में जिसका लग गया टावर उसकी बन गई पावर। जैसे मान लो राजस्थान में एक जगह जोधपुर में जाके एयरटेल ने अपना टावर लगा दिया, तो वहाँ एयरटेल का ही नेटवर्क आता है, तो वहाँ पे सबसे पहले सिम किसकी बटेगी, एयरटेल की। सब क्या लेंगे, एयरटेल। उस बाजार पे 50-60% कब्जा हो जाएगा एयरटेल का। अगर वहाँ पे मान लो आना है वोडाफोन को, तो वोडाफोन आएगा, वो अपना टावर लगाएगा, फिर वो अपनी मार्केटिंग करेगा। फिर आइडिया आएगा, वो अपना टावर लगाएगा, फिर अपनी मार्केटिंग करेगा। तो हर आदमी को अपना बिजनेस सेट करने के लिए अपने टावर लगाने पड़ रहे थे, खर्चा लग रहा था, टाइम लग रहा था। दूसरी बात, तो एयरटेल ने कहा यार हम भी अपना एक टावर लगाते हैं, उस एक टावर पे हमें इनफ कस्टमर मिलते नहीं है, उसको मेंटेन करने में हमारे भी दिमाग खराब होता है। तो एयरटेल ने एक सजेशन दिया कि देखो भाइयों मेरी बात सुनो, लड़ाई लड़ाई करते रहेंगे आपस में, एक काम करते हैं, कॉमन टावर पे आ जाएंगे सब लोग, एक टावर बनाते हैं, उस टावर से अपन 5 लोग कर लेंगे, तो 5 के खर्चा कम पड़ेगा। तो मेरे टावर पे तुम लोग आ जाओ, तुम्हारे टावर पे मैं आता हूँ, एक्सपेंशन फास्ट हो जाएगा, समय बचेगा, एनर्जी बचेगी, कॉस्ट बचेगी, देख लो। नॉर्मल ये प्रयास काफ़ी समय से चल रहे थे, कोई मान नहीं रहा था, पर जब रिलायंस सामने आके खड़ा हो गया सब मान गए, बोले हाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले ही बहुत खर्चा है भाई। तो एक कंपनी बनी इंडस टावर, इसमें एयरटेल ने लिया 42, वोडाफोन ने लिया 42 और आइडिया ने लिया 16%। उस समय वोडाफोन आइडिया अलग अलग थे, अब धीरे धीरे आइडिया भी उसमें से निकल गई, वोडाफोन भी निकल गई। आज की रेट में वो पूरी कंपनी एयरटेल के कंट्रोल में है और मार्केट वैल्यू 1 लाख करोड़ है, लिस्टेड कंपनी है। लेकिन भाई साहब अगर गौर से देखें तो अभी हमने एयरटेल की कहानी 1994 से शुरुआत की थी और अब तक हम पहुंचे हैं मात्र 2010 तक। अभी भी बाजार में 12 से 14 प्लेयर मौजूद हैं। अभी तो टाटा आएगा जो कि पर सेकंड स्कीम लॉन्च करेगा, याद है पहले 1 मिनट 4 सेकंड बात की तो 2 मिनट का पैसा लगता था। टाटा आया, बोला ओ 1 मिनट 4 सेकंड बात करोगे तो 64 सेकंड का पैसा लगेगा, 10 सेकंड बात करोगे तो 10 सेकंड का पैसा लगेगा। ये नई स्कीम लेके आ गए। तो टाटा अपनी स्कीम लेके आ गया, 14 प्लेयर ऑलरेडी बाजार में थे। उसके बाद एयरटेल की हिस्ट्री में एक ऐसा दौर भी आया जब भाई साहब ये 12 क्वार्टर तक इनका प्रॉफिट धीरे धीरे नीचे करता रहा। 2200 करोड़ क्वार्टरली प्रॉफिट था, घटते 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 285 करोड़ पे आ गया था। इनकी कंपनी के टॉप 13 लोगों में से 8 लोग छोड़ के भाग गए थे। इसके बाद बाजार में एंट्री हुई जियो की, और जियो का आतंक रिलायंस कम्युनिकेशन के आतंक से 10 गुना ज्यादा बड़ा था। और आप इस बात को ऐसा समझो कि अगर 2003 में रिलायंस कम्युनिकेशन आंधी लाया था तो जियो सुनामी थी, उससे 10 गुना ज्यादा बड़ी थी। एग्जाम्पल से समझो कि रिलायंस कम्युनिकेशन की आंधी के बाद प्लेयर सख्ते में थे, टेंशन में थे, लॉस में थे, लेकिन खड़े हुए तो थे। जियो के बाद तो बंद हो गए, 3.25 कंपनियां रह गई। ऐसा क्या किया जियो ने? और आपको लगता है रिलायंस की जो पावर है उस पावर का 10 गुना यूज किया था अब की बार जियो में, और उस झटके से भी एयरटेल उभरा
और ऐसा उभरा कि भाई साहब आज की रेट में रिलायंस से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। और इसी झटके के दौरान एयरटेल पेमेंट बैंक आया, एयरटेल मनी आया, और इनकी कंपनी में अखिल गुप्ता के बाद एक और बड़ा प्लेयर आया। उसके अलावा इनकी कंपनी में एक ऐसा बंदा आया जिनको मुंतल जी का पांचों भाई कह सकते हैं। लेकिन ये सारी कहानी बताने के लिए वीडियो कम है, तो ये सब डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। देखो, मैंने एक चीज नोटिस की, पुष्पा 1 से ज्यादा 2 चली थी, धुरंधर 1 से ज्यादा 2 चली थी, बाहु 1 से ज्यादा 2 चली थी। तो 1 में जो कुछ होता है मसाला, उससे कई गुना ज्यादा 2 में होता है। तो मैंने आपको 1 भी बता दिया है, 2 का ट्रेलर दिखा दिया है। तो भैया इस वीडियो को सुपर डुपर प्यार देना, इसको मिलियन तक पहुंचाना। जिस दिन ये मिलियन जाएगी उसके अगले दिन पार्ट 2 की वीडियो आएगी। आज की केस स्टडी में मैंने जो लर्निंग दी वो तो थी, आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में अपनी लर्निंग देना। और जो मैंने लिंक दिया है VSL, अगर आपको मेरे से पर्सनल कंसल्टिंग की बात कर रही है तो VSL का लिंक है, उसको क्लिक कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।